हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और साथ साथ में हम सामान्य हिंदी के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस सेट पेपर लेके आए हैं यूजीसी नेट के। और स्टूडेंट्स, जो भी हमारा यूजीसी नेट का प्रैक्टिस सेट पेपर रहेगा वो 50 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, 50 क्वेश्चन। और हम हर एक वीडियो में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। प्रैक्टिस सेट पेपर होगा 50 का, लेकिन हम क्या करेंगे 25 क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस किया करेंगे और 25 जो क्वेश्चन है वो दूसरी वीडियो में डिस्कस किया करेंगे। यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर होगा वो जो एक प्रैक्टिस सेट पेपर होगा वो 2 वीडियो में कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर का पार्ट भी 2 है। हमने 25 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लिए थे। आज से हम 26 से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर क्वेश्चन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। और स्टूडेंट्स, आप अपना यहाँ पर क्वेश्चन सेट पेपर लगाते रहिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए, वो कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? बंगदूत, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और हंस। अगर बात करें बंगदूत की, तो बंगदूत प्रकाशित हुई थी 1829 में। और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कलकत्ता से ये प्रकाशित हुई थी और एक ये साप्ताहिक पत्रिका है। और राजा राम मोहन राय जो हैं तो इसके संपादक थे। और स्टूडेंट्स, बात करें अगर बंगदूत की, तो बंगदूत 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। कितनी भाषाओं में? तो 4 भाषाओं में ये प्रकाशित हुई है, बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। अगर बात करें हम हिंदी प्रदीप की, तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है वो 1877 में ये प्रकाशित हुई थी इलाहाबाद से। और मासिक पत्रिका है ये। और बालकृष्ण भट्ट जो हैं तो इसके संपादक थे। स्टूडेंट्स, अगर बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण जो पत्रिका है वो 1880 में ये प्रकाशित हुई थी। 1880 में ये प्रकाशित हुई थी और मासिक पत्रिका है ये, कानपुर से प्रकाशित हुई है। और प्रताप नारायण मिश्र जो हैं तो इसके संपादक थे। नेक्स्ट है हंस। अगर हंस की बात करें तो ये 1930 में ये प्रकाशित हुई है। 1930 में ये प्रकाशित हुई है और मासिक पत्रिका है, कानपुर से प्रकाशित हुई है 1880 में। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं तो इसके संपादक थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? काल क्रमानुसार सही अनुक्रम इनमें से जो है तो क्या है उपन्यासों का? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, परीक्षा गुरु, कंकाल, शेखर एक जीवनी और सूरज का 7वां घोड़ा। स्टूडेंट्स, अगर बात करें परीक्षा गुरु की, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं लाला श्रीनिवास दास। और कब प्रकाशित हुआ है ये? तो 1882 में, 1882। और बात करें अगर कंकाल की, तो कंकाल के जो राइटर हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। 1929 में ये प्रकाशित हुआ है। और अगर बात करें हम शेखर एक जीवनी की, तो इसके राइटर हैं अज्ञे और प्रकाशित हुआ है 1941 में। और अगर बात करें सूरज का 7वां घोड़ा, तो इसके जो राइटर हैं वो हैं धर्मवीर भारती जी। और 1952 में, 1952 में ये प्रकाशित हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो हमें सही क्रम बताना है। हिंदी साहित्य के लेखकों का काल क्रमानुसार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, आप लोग भी गैस करते रहिएगा कि आपके क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ। तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, गारसा दत्तांशी, शिव सिंह सेगर, मिश्र बंधु और रामचंद्र शुक्ल। अगर बात करें गारसा दत्तांशी की, तो गारसा दत्तांशी जो राइटर हैं वो एक फ्रांसीसी इतिहासकार हैं। और इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लित्रियुत्तर एंदुई हिंदुस्तानी, और ये 2 भागों में संकलित है। पहले भाग जो प्रकाशित हुआ है वो 1839 में ये प्रकाशित हुआ है, पहला भाग। और दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ है। अगर कवियों की बात करें तो इसमें कवि थे 738 कवि थे इसमें।
कुल मिलाकर के हिंदी और उर्दू दोनों के 738 कवि थे। स्टूडेंट्स, अगर बात करें हम शिव सिंह सेंगर की, तो शिव सिंह सेंगर ने जो ग्रंथ लिखा है वो है शिव सिंह सरोज। और प्रकाशित कब हुआ है, तो ये 2 भागों में ये प्रकाशित हुआ है। पहला भाग प्रकाशित हुआ है 1878 में, 1878 में ये प्रकाशित हुआ है, और दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ है वो हुआ है 1883 में। और शिव सिंह सरोज जो है तो कालिदास हजारा पर ये आधारित है, कालिदास हजारा पर ये आधारित है। बात करें अगर हम मिश्र बंधु जी की, तो मिश्र बंधु कौन थे, तो ये 3 कवि हैं, गणेश गणेश बिहारी मिश्र, और दूसरा है श्याम बिहारी मिश्र, और तीसरा है सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा है, मिश्र बंधु विनोद, ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और कब लिखा है, तो 1913 में ये लिखा है ग्रंथ। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल जी हैं अगले राइटर। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द संग्रह का इनमें से इनका मतलब प्रकाशन किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और 1929 में ये लिखा है, 1929 में। और ये हिंदी शब्द संग्रह के द्वारा प्रकाशित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है, तो हमें सही अनुक्रम बताना है 29 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अगर बात करें हम आषाढ़ का एक दिन की, आषाढ़ का एक दिन, तो ये प्रकाशित हुआ है 1958 में। और बात करें अगर लहरों के राजहंस की, तो 1963 में। और पैर तले की जमीन, ये प्रकाशित हुआ है हमारा 1900, आधे अधूरे पैर तले की जमीन प्रकाशित हुआ है 1975 में, और आधे अधूरे प्रकाशित हुआ है 1969 में। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की ज़मीन, ये जो नाटक हैं ये मोहन राकेश जी के हैं। और मोहन राकेश जी के ये नाटक हैं। और आषाढ़ का एक दिन ये जो प्रकाशित हुआ है नाटक, ये हुआ है 1958 में, 1958 में ये प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है लहरों के राजहंस, ये प्रकाशित हुआ है हमारा 1963 में। और नेक्स्ट है आधे अधूरे, ये प्रकाशित हुआ है 1969 में, 69 में। और नेक्स्ट है पैर तले की ज़मीन, ये प्रकाशित हुआ है 1975 में, 75 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले है हमारे पास बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा इस कहानीकार के जो राइटर हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और प्रकाशन वर्ष है 1915, 1915 में ये प्रकाशित हुआ है बुद्धू का कांटा। नेक्स्ट है पूस की रात, पूस की रात के राइटर हैं प्रेमचंद जी, और 1930 में ये प्रकाशित हुई है। और नेक्स्ट है पत्नी, पत्नी के जो कहानीकार हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी, और 1936 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है परिंदे, परिंदे के जो राइटर हैं वो हैं निर्मल वर्मा, और 1960 में ये प्रकाशित हुई है। तो एक बार फिर सुन लीजिए, जो 30 जो क्वेश्चन है उसका बुद्धू का कांटा आएगा, कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1915, पूस की रात प्रेमचंद 1930, पत्नी जैनेन्द्र कुमार 1936, परिंदे निर्मल वर्मा 1960। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। तो सबसे पहले है अर्धकथा, अर्धकथा के जो आत्मकथाकार हैं वो हैं बनारसी दास जैन, और इसका प्रकाशित वर्ष है 1641, 1641 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है अपनी खबर, अपनी खबर के जो यहाँ पर राइटर हैं वो हैं
पांड्य बेचन शर्मा उग्र जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। 1960 इसका प्रकाशन वर्ष है। क्या भूलूं क्या याद करूं नेक्स्ट रचना है हमारी। तो बच्चन जी की ये रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और 1969 में 69 में ये प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट है आज के अतीत। तो आज के जो अतीत हैं वो आत्मकथाकार हैं इसके अखिलेश जी। अखिलेश जी इसके राइटर हैं, और 2003 में ये प्रकाशित हुई है। 2003 में ये प्रकाशित हुई है आज के अतीत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो हमें इनका सही अनुक्रम बताना है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और लोकायतन। तो बात करें अगर प्रिय प्रवास की, तो प्रिय प्रवास के जो कवि हैं वो हैं हरिऔध जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। बात करें साकेत की, तो साकेत के जो कवि हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी, और 1932 में ये प्रकाशित हुआ है। और स्टूडेंट्स आप मुझे बताएंगे कि ये जो साकेत है ये किस प्रकार का काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है, क्या है ये, तो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है कामायनी। तो कामायनी के जो यहाँ पर कवि हैं वो हैं प्रसाद जी, और प्रकाशन वर्ष है इसका 1937। 1937 इसका प्रकाशन वर्ष है। और नेक्स्ट है लोकायतन। तो लोकायतन के जो कवि हैं वो है पंत, और इसका प्रकाशन वर्ष आया हमारे पास 1964, 64। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों का सही अनुक्रम क्या है। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। आलंकारिकता, इतिवृत्तात्मकता, शोषण का विरोध और क्षणवाद। अगर बात करें अलंकारिकता की, तो इसका काल युग जो है तो वो है रीतिकाल, और इतिवृत्तात्मकता का काल युग है द्विवेदी युग, और शोषण का विरोध इसका जो काल युग है वो है प्रगतिवाद, और क्षणवाद का जो काल युग है वो है नई कविता। नई कविता इसका काल युग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है। तो हमारे पास जो 34 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा अनुक्रम संगत है। तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, स्कंदगुप्त, धातुसेन और प्रसादांत। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म जो है तो संगत है। कौन सा युग्म संगत है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। वैराग्य संदीपनी किसकी है, तुलसीदास जी की। और अगर बात करें साहित्य लहरी की, तो साहित्य लहरी के कवि का नाम है सूरदास, और लोकायतन के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंथ, और एक कंठ विस्पाई के जो रचनाकार हैं वो हैं दुष्यंत कुमार जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सिद्धांतों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित करें। हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। तो अगर उत्पत्तिवाद इसका जो यहाँ पर प्रवर्तक होगा वो होगा भट्ट नायक। इसके प्रवर्तक होंगे भट्ट नायक जी। और बात करें अनुमतिवाद की, तो अनुमतिवाद के प्रवर्तक है शंकुक। कहाँ है शंकुक, ये रहा शंकुक। और अगर बात करें अभिव्यक्तिवाद की, तो अभिव्यक्तिवाद के जो हैं तो अभिनव गुप्त जी हैं। अभिनव गुप्त कहाँ है,
ये रहा अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद भट्टनायक जी। भट्टनायक, भट्टनायक ये तो क्या हो गया यहाँ पर, उत्पत्तिवाद के आए हमारे यहाँ पर आचार्य जी आए, उत्पत्तिवाद के भट्टलोलट, अनुमतिवाद के हैं शंकुक जी, अभिव्यक्तिवाद के हैं यहाँ पर अभिनव गुप्त और भुक्तिवाद भट्टनायक जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो 38 का जो राइट आंसर होगा, 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो खुमान रासो जो है तो दलपति विजय, परमाल रासो जगनीक, और बीसल देव रासो नरपति नाला, और पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए। तो 39 का जो राइट आंसर होगा, 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। तो राज्यश्री, राज्यश्री के जो राइटर हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, और यमगाथा, यमगाथा के जो हैं तो दूधनाथ सिंह जी। और बात करें अगर राम की लड़ाई, तो राम की लड़ाई है लक्ष्मी नारायण लाल, और साच कहूँ तो, साच कहूँ तो प्रभाकर श्रोत्रिय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें सुमेलित करना है। ये पंक्तियां हैं, हमें पंक्तियां उनके जो राइटर हैं उनके साथ सुमेलित करनी है। तो बसो बसो मोरे नैनन में नंदलाल। तो 40 का जो राइट आंसर है यहाँ पर, 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो बसो मोरे नैनन में नंदलाल, तो ये आ जाएगा मीराबाई। और नेक्स्ट है प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। अब लो नसानी अब न से हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तुलसीदास। और बात करें अगर अब्बल अल्हा नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, तो ये होगा कबीरदास जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित करनी है ध्वनियाँ। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो स्वर ध्वनियाँ हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। तालभ्य ध्वनियाँ, तो ये च छ वाली, और अल्प प्राण, अल्प प्राण आ गया क च ट त प, और घोष, तो ये आ गया घ क्ष ध भ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास यहाँ पर एक गद्य है, गद्य को पढ़कर हमें प्रश्नों के सही उत्तर बताने हैं। तो आपके पास यहाँ पर गद्य दिया गया है, एक पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपके पास यहाँ पर गद्य, आप इसे पढ़ लीजिएगा और मैं आपको इसके जो राइट आंसर है वो बता देती हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 46। तो कविता का राग छंद से दृप्त होता है, कब होता है, कैसे होता है, तो कथन किस तरह का ये। तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह कथन सही है, यह कथन सही है। नेक्स्ट है कविता में छंदों का अस्वाभाविक बंधन, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो 47 का राइट आंसर है उसका निषेध करना चाहिए। नेक्स्ट है राग और कल्पना में क्या संबंध है। तो 48 का राइट आंसर है परस्पर अभिन्न है, परस्पर अभिन्न है। नेक्स्ट है छंद के इंगित से कविता का राग क्या होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है भाषा का संगीत किसका उपकारक है, भाषा का संगीत किसका उपकारक है, तो छंद का। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।